तो हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहित और आज हम करने वाले हैं आपका फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं, जो कि अंतिम लेक्चर नंबर रहेगा आपका थ्योरी के बेस पे। इसके बाद न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, तो ये क्लास 12th का है, चैप्टर नंबर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें मैं अब तक आपको बता चुका हूँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता चुका हूँ पहले लेक्चर में। इससे पहले वाले लेक्चरों में बता चुका हूँ। उसके बाद वैद्युत फ्लक्स बता चुका हूँ आपको, वैद्युत क्षेत्र बता चुका हूँ, वैद्युत बल रेखाएं बता चुका हूँ। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ लेते हैं हम, उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है आपका? किसी रेखा में या तार में बहने वाले आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसको Q बराबर लैम्बडा किससे L से प्रदर्शित करते थे। किसी तार के ऊपर रेखीय आवेश घनत्व था। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता था? कोई प्लेट है, उसमें से बहने वाला है, उस पर कोई आवेश होगा, उसमें से बहने वाली तो इसका मान कितना था आपका? सिग्मा क्यू बराबर सिग्मा ए। ये ए जो प्लेट है उसका क्षेत्रफल था, और ये कितना? सिग्मा उसमें से बहने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। ठीक है, और तो ये इन्हीं पॉइंट पे आज मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो पहला पॉइंट है इसमें, देखो। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा आपका? किसी माना कोई तार ए बी है, पहले मैं स्ट्रक्चर बना ले रहा हूँ। मैंने कोई तार ले लिया, माना ए बी, ये कोई तार है, इसमें प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से बह रहा है। एक समान रूप का मतलब हर एक क्षेत्र पे, उस पे पूरे तार पे उसका जो रहेगा, जो आवेश रहेगा वो एक समान रहेगा, यानी इधर यहाँ पे जितना आवेश होगा उतना ही इधर होगा। तो एक समान आवेश का मतलब ये हुआ। ठीक है, इससे मैं कोई आर दूरी पर कोई पॉइंट ले लेता हूँ पी। मान लीजिए मैंने ये पॉइंट ले लिया पी, जिस पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी अब इसके लिए देखो, अब इस पी को मैं एज मानकर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेता हूं, जो कि आपका बेलन होगा। ठीक है, बेलन होगा। ठीक है, मैंने एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली, जो कि एक बेलन है। तो देखो, यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी? जो आपकी वैद्युत आवेश बह रहा है वो तो ऊपर को बह रहा है, बहेगा या नीचे को बहेगा? प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश से क्या होता है? प्लस क्यू आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। प्लस क्यू आवेश से वैद्युत बल रेखाएं कैसी हो? निकलती हुई प्रतीत होती है। मैंने आपको कल बताया था कि जहां पे प्लस क्यू होता है वहां से हमको निकलती हुई प्रतीत होती है, और जहां पे माइनस होता है वहां पे आती हुई प्रतीत होती है। वहां पे क्या होती है? आती हुई प्रतीत होती है। तो ये प्लस है, तो इसमें से संभावित है कि इसमें से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। ठीक है, अब जब वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी तो इसकी जो वैद्युत बल रेखाओं की जो क्रिया रेखा होगी वो बाहर की तरफ होगी। क्रिया रेखा जो होगी वो बाहर की तरफ होगी। ठीक है, हर एक बिंदु पर। मान लीजिए मैंने ये गॉसियन पृष्ठ लिया है कोई, इसमें ऐसे लिया है, तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा निकलेगी। ठीक है, इसका जो तल है, जो गॉसियन पृष्ठ का जो तल है, और ई की जो क्रिया रेखा है वो सेम डायरेक्शन में होंगी। जब मैंने लिया है तब यहाँ पे सेम डायरेक्शन में होगी। अगर मैं इसको यहाँ पर लेता, मान लीजिए मैंने इसको ऐसे लेता, तो वैद्युत बल रेखाएं तो ऐसे बह रही है ना, आपकी बाहर की तरफ निकल रही है। लेकिन ऐसे ही लूंगा तो कोई नहीं बहेंगी, यानी इसकी जो गॉसियन पृष्ठ ले रहा है उसका जो अभिलंब होगा वो ऊपर होगा, और इसके क्षेत्र की दिशा कैसी होगी? इधर को होगी। तो ये 90 अंश का कोण बनाएगी, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि आपको यहाँ पे पता है, इसके लिए हम पी से होकर जाने वाला एक बेलन के रूप का गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। हाँ, ये बेलन के पी से जाने वाला
मैंने एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया जो कि आपका बेलन है। तब इस बेलन के वक्र सतह पर क्षेत्रफल अवयव dA, मान लीजिए ये मैंने क्या मान लिया, dA मान लिया, ठीक है। क्षेत्रफल अवयव क्या मान लिया मैंने, dA मान लिया। तब dA से जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो dA से जाने वाला, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मैंने अभी जस्ट आपको बताया। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत रेखाओं की संख्या होती है। तो इससे जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई E बराबर EQ। वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, EdA। वैद्युत यानी वैद्युत क्षेत्र और dA का मल्टीपल ही आपका क्या कहता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। EdA, अब देखो EdA cos थीटा, बट यहाँ पे cos थीटा कितना है, 0 अंश है यहाँ के लिए। मैंने जब यहाँ गॉसियन पृष्ठ यहाँ लिया है, यानी बिंदु P यहाँ लिया है, और गॉसियन पृष्ठ को अगर मैं ऐसे मानता हूँ, कोई भी पृष्ठ जो मैंने लिया है P, उसको अगर मैं ऐसे मानता हूँ, तो वैद्युत क्षेत्र उधर को भी तो है, वैद्युत क्षेत्र उधर को भी बह रहा है, तो इससे बहने वाली आपकी बल रेखाओं की संख्या, ठीक है। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, EdA, क्योंकि cos थीटा का मान cos 0 अंश बराबर 1 होता है, 1 रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, EdA हो जाएगा, EdA हो जाएगा। तब आपका संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या रहेगा, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला, तब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना रहेगा आपका, EdA। यानी जो पूरे पृष्ठ से, अभी तो हमने ऊपर वाला जो निकाला था वो क्या निकला था आपका, इस गॉसियन पृष्ठ जो हमने P बिंदु लिया था, तो उससे बहने वाला आपका वैद्युत फ्लक्स निकला था। अब इस पूरे पृष्ठ से बहने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई EdA होगा, ठीक है। तो अब देखो, लेकिन बट dA, बेलन का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RL। तो बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है आपका, 2 पाई RL बराबर E 2 पाई RL। dA का मैंने सिर्फ यहाँ पे मान रख दिया, यानी जो मैंने क्षेत्रफल अवयव माना था उसका सिर्फ, यानी जो मैंने गॉसियन पृष्ठ माना है, जो बेलन गॉसियन पृष्ठ माना है बेलन के रूप का, तो बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई RL। सिंपली मैंने वहां पे यही रख दिया है। लेकिन देखो, लेकिन यहाँ बेलन, जो आपका बेलन है उससे बहने वाला आवेश कितना होगा, उसमें बहने वाला आवेश कितना होगा, लेकिन बेलनाकार सतह के भीतर, जो बेलनाकार सतह के भीतर आपका जो आवेश होगा, बेलनाकार सतह है उसके भीतर जो आवेश रहेगा, तो नेट आवेश कितना रहेगा आपका, 0 रहेगा। तो नेट आवेश बराबर 0 रहेगा। तो बेलन के अंदर जो नेट आवेश है आपका वो 0 रहेगा। तब गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय से बेलनाकार सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो गॉस की प्रमेय क्या थी, Q बराबर, यानी गॉस की जो प्रमेय थी वो आपकी थी Q बराबर एप्सिलॉन 0। गॉस की प्रमेय यही तो थी, ठीक है, गॉस की प्रमेय यही थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, बेलनाकार है, यहाँ पे क्या है आपका
बेलनाकार है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले जस्ट रेखीय आवेश घनत्व में आपको बताया था Q बराबर लैम्बडा एल। जो इसकी हमने बेलनाकार जो आपका जो बेलनाकार यहाँ पे जो गॉसियन पृष्ठ माना है उसकी लेंथ कितनी होगी, यानी लंबाई कितनी है, एल लंबाई का हमने वो माना है। ठीक है, तो देखो फाई ई लैम्बडा एल एप्सिलॉन 0, तब गॉस की प्रमेय से बेलनाकार सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी जो बेलनाकार सतह हमने ली थी उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना रहेगा आपको, डेल्टा एल ई 0। लेकिन ई 0 ये दे रखा है हमको, ई 0 यहाँ पे दे रखा है, तो ई 0 का हम ये वाला मान पुट कर देंगे, तो ई 2 पाई आर एल बराबर लैम्बडा एल बट्टे एप्सिलॉन 0। यहाँ पे कर रहा हूँ मैं अब आगे का। ठीक है, तो देखो ई बराबर वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता है, तो हमें ज्ञात करनी थी बिंदु पी पर। ठीक है, तो ई निकाल लेंगे और जो 2 पाई आर एल है इसको ई 0 के पास भेज देंगे, तो 1.2 पाई आर एल ऐसे कर सकता हूँ इसको, लैम्बडा एल बट्टे एप्सिलॉन 0। देखो एप्सिलॉन 0 लैम्बडा, ये लैम्बडा एप्सिलॉन 0 लैम्बडा एल बट्टे एप्सिलॉन 0 आपका ये गया, और ये मैंने इधर भेज दिया, तो ये हो गया 1.2 पाई आर एल। अब देखो एल से एल कट गया, यहाँ पे कितना बचा, ई बराबर 1.2 पाई आर एल लैम्बडा एप्सिलॉन 0। क्या मैं 2 का ऊपर नीचे मल्टीपल कर दूंगा, इससे मुझे क्या सुविधा मिलेगी कि जो यहाँ पे आएगा 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान आएगा वो मैं 9 × 10⁹ रख सकता हूँ न्यूमेरिकल में। तो यहाँ पे मैं ऊपर नीचे 2 का सिंपली मल्टीपल कर दे रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ई बराबर 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्बडा बट्टे आर। तो इस पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आई पी पॉइंट पर वो कितनी है, ई बराबर 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्बडा आर, 2 लैम्बडा आर। ठीक है, इसको दोबारा अगर समझना चाहो तो देखो, मैंने कोई एल लंबाई का तार था, यानी जो तार है कोई अनंत लंबाई का कोई तार था, उसमें प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से बह रहा है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, बिंदु पी पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। इसे ज्ञात करने के लिए बिंदु पी को सम्मिलित करते हुए मैंने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। तो जो तार में प्लस क्यू आवेश बह रहा है उसमें से कुछ वैद्युत बल रेखा निकलेंगी। तो वो कैसे निकलेंगी आपकी, मान लो जी आपने गोल खींचा है, तो वैद्युत बल रेखा कैसे निकलेंगी, एक इधर को जाएगी, एक इधर को, एक इधर को। तो सिंपली मैंने इधर जो वैद्युत बल रेखा की संख्या होगी वो इधर को जा रही होगी, और इधर होगी वो इधर निकल रही होगी। ठीक है, तो जो P मैंने ऐसे पॉइंट लिया था, मान लीजिए ऐसे मैंने गॉसियन पृष्ठ माना है, तो उससे बहने वाली वैद्युत फ्लक्स आपका कितना रहेगा, E बराबर 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्बडा आर रहेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे लेता, यानी मैं ऐसे करके लेता, यानी तार भी इधर को है और गॉसियन पृष्ठ भी इधर को मान लिया, तो वैद्युत बल रेखा तो आपकी ऐसे निकल रही है, इधर को निकल रही है, इधर को निकल रही है, कोई इधर को तो निकल नहीं रही है। तो यहाँ पे अगर गॉसियन पृष्ठ में मानता तो वो आपका शून्य होता है, यानी यहाँ पे मानने पर मुझे कोई भी वैल्यू नहीं मिलती। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी कोई एक समान आवेशित चादर है आपकी, ठीक है, उस पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अब एक और पॉइंट है, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, तो चलो दूसरा है अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने कोई PQRS, मान लीजिए कोई प्लेट ले ली मैंने ये वाली। ठीक है, PQRS, इसमें प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। प्लस क्यू आवेश कैसा है, एक समान रूप से फैला हुआ है इस पृष्ठ के ऊपर।
अब मैंने आपको बताया पृष्ठ आवेश घनत्व, आपको क्या बताया था, पृष्ठ आवेश घनत्व जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है Q बराबर जो प्लेट है उसका क्षेत्रफल A है, ठीक है, जो प्लेट है उसका क्षेत्रफल क्या है, A है। तो माना PQRS एक अचालक प्लेट है, इसमें R दूरी पर एक बिंदु O है। इससे मान लीजिए मैंने एक बिंदु ले लिया यहाँ पे O, छोटा बनाता हूँ, कोई पॉइंट ले लिया बिंदु O, यहाँ से कितना है ये, मान लीजिए R दूरी पर है, R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम चादर के आर पार एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं, ठीक है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, चादर के आर पार एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं, ठीक है, एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ खींच लिया इसे आर पार। तब बेलन के दोनों सिरे से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यानी जो मैंने ओ डैश माना है इधर, और ये तो ओ है, इधर मैंने क्या मान लिया, ओ डैश है, यानी इसके आर पार मैंने एक, मान लीजिए ऐसे कोई चादर है, ठीक है, तो चादर के आर पार एक गॉसियन पृष्ठ, बेलन के आकार की गॉसियन पृष्ठ की मैंने कल्पना कर ली कि उससे बेलन है, तो इसके दोनों सिरे से बहने वाला विद्युत फ्लक्स, अब देखो कैसे बहेगा, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए प्लेट ये तो ऐसे बनी है, लेकिन प्लेट एक्चुअल में होगी कैसे, ऐसे रखी होगी, प्लेट कैसे रखी होगी आपकी, ऐसे रखी होगी, यानी मान लीजिए PQRS एक प्लेट है ये, और हमको ऐसे करके कोई पॉइंट दे रखा है, तो यहाँ हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस नोक पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसके इतनी ही दूरी पर आगे और इससे इतनी ही दूरी पर पीछे एक बिंदु O डैश और ले लेंगे, जिस पर दोनों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। लेकिन सिंपली हमको करनी तो यहीं पे है, हम इसकी कल्पना कर लेते हैं सुविधा के लिए। तो यहाँ से R दूरी यहाँ तक है, मान लीजिए ये गॉसियन पृष्ठ, ये आपकी अचालक प्लेट है और ये गॉसियन पृष्ठ है, मान लीजिए ये कैप है इसका, गॉसियन पृष्ठ है, तो इससे बहने वाली विद्युत हमको क्षेत्र की विद्युत फ्लक्स हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो तब इनके दोनों सिरों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या रहेगा आपका, फाई ई, पहले सिरे से कितना गुजरेगा, इधर वाले से ई डी ए, इधर से भी फिर इधर से कितना गुजरेगा, ई डी ए। क्यों गुजरेगा, मान लीजिए आप अगर, मैंने अभी बताया कि विद्युत बल रेखा निकल रही, ठीक है, उधर जो अचालक तार था उसके चारों ओर निकल रही थी। अब ये जो प्लेट है, तो मान लीजिए विद्युत बल रेखा इधर को भी निकलेंगी, विद्युत बल रेखा इधर को भी निकलेंगी, लेकिन ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं निकलेंगी। विद्युत बल रेखा इधर को भी निकलेंगी, विद्युत बल रेखा पीछे को भी निकलेंगी, इसीलिए हमने ओ डैश को लिया है, ठीक है। तो चलो अब देखो, जो आपकी ई की दिशा इधर इधर को है और इधर की ई की दिशा इधर को है, तो देखो ओ डैश पर जो आपका कॉस होगा, यानी जो थीटा होगा वो 0 अंश होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो हमने गॉसियन पृष्ठ लिया है इसका जो अविलंब है वो एक ही दिशा में होगा, यानी जो गॉसियन पृष्ठ लिया है मैंने, ये गॉसियन पृष्ठ है, इसका भी अविलंब इधर को है और इधर कोई आपकी विद्युत बल रेखा निकल रही है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करता हूँ मैं ई डी ए कॉस 0, या मान लीजिए चलो बाद में कर दूंगा, ई डी ए कॉस 0, तो क्या हो जाएगा, ई डी ए प्लस डी ए बराबर कितना हुआ, 2 ई डी ए आपका हो जाएगा, फाई ई का मान कितना हो जाएगा, एक ये और एक ये, कितना हो जाएगा आपका 2 ई ए। तो गॉसीय बेलन के वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 होगा। अब देखो उसमें मैंने एक ऊपर भी माना था, जहां आपको प्रूव करके दिखाया था, क्या मैं अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ये ऐसे रखा है, ठीक है, देखो गॉसियन पृष्ठ जो आपकी प्लेट है वो ऐसे रखी है, मान लीजिए ये प्लेट है और ये आपका यहाँ पे आपको ज्ञात करनी है, मान लीजिए मैंने ये कैप लिया था, बहुत पतला है तो कैप लिया था, इससे विद्युत फ्लक्स हमको ज्ञात करना है। लेकिन मैं अगर इसको यहाँ पे रख दूं ऐसे करके कि अब भैया इसमें से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स बताइए, इस कैप में से इसके ऊपर रख दूं, यानी
मैं यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ खींच लेता हूँ, जो ऐसे रहेगा उससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो देखो इसकी दिशा तो इधर को है, आपकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो आपकी इधर को, लेकिन गॉसियन पृष्ठ कैसे ऐसे है, तो इससे तो कोई वैद्युत रेखाएं निकलेगी ही नहीं। यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 90 हो जाएगा, जे कोई 0 देगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं। फाई ई बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 90 हो जाएगा, जो कि आपका 0 देता है, 0 0 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको नहीं लेना है, हमको गॉसियन पृष्ठ यहीं पे लेना है, ठीक है। चलो अब देखो, तब गॉसीय प्रमेय से, तब गॉसीय प्रमेय क्या होती है, तब गॉसीय प्रमेय से फाई ई बराबर क्यू बट्टे एप्सिलॉन 0। लेकिन क्यू बराबर यहाँ से मैं मान रख सकता हूँ, क्यू बराबर कहाँ से रख सकता हूँ, मैं ऊपर से मान रख सकता हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे अभी नहीं रखूंगा। मुझे फाई ई का मान भी तो यहाँ दे रखा है, फाई ई का मान देखो ये दे रखा है, ये तो 0 हो गया। फाई ई का मान ये वाला दे रखा है, तो फाई ई यहाँ पे कर ले रहा हूँ, फाई ई कितना है 2 ई डी ए बराबर क्यू का मान यहाँ से रख दे रहा हूँ मैं, ए बट्टे एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब देखो डी डी ए हमने क्षेत्रफल अभी भी तो लिया था, तो क्षेत्रफल अभी को मैं ए भी तो मान सकता हूँ, यहाँ पे डी ए की जगह सिर्फ ए लिख सकता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है बहुत अच्छे से कि मैं इसको ए क्यों लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो बराबर, यहाँ छोड़ो, यहाँ लिख दे रहा हूँ बराबर ई बराबर 2 यहाँ पे आ जाएगा और ए यहाँ पे आ जाएगा, बराबर सिग्मा ए बट्टे 2 एप्सिलॉन 0 और ए और एप्सिलॉन 0 और 2 यहाँ पे आ गया। देखो ए से ए सिंपली कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर हमको कितना मिलेगा, यहाँ से ई बराबर आपको मिलेगा सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0। तो जो अचालक प्लेट होती है उसके समांतर किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी पॉइंट पे हम वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करें तो वो कितना आता है, ई बराबर सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0 आता है, जहाँ पे एप्सिलॉन 0 क्या है, वैद्युत या निर्वात क्षेत्र की वैद्युतशीलता है, जो कि आपको मोस्टली क्वेश्चनों में दी हुई होती है, ठीक है। तो चलो अब एक और चीज देखो, जब दो प्लेटों को रख दें, जब दो प्लेटों को आपस में रखते हैं, जब प्लस प्लस की रखेंगे, जब प्लस प्लस की रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र कैसा है, निकल रहा है, वैद्युत क्षेत्र कैसा रहेगा आपका, निकल रहा है। तब क्या हो जाएगा, देखो जब दो प्लेट रखेंगे तो दोनों का क्षेत्र अलग अलग होगा। क्षेत्र क्या दे रखा है, क्षेत्र तो यही दे रखा है, लेकिन ये तो यहाँ कैंसिल हो गया, तो सिग्मा आपका कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो जब दो प्लेटों को जब प्लेटों को आपस में जोड़ दें तब तीव्रता, दो प्लेटों को, तो जब वे प्लस क्यू की हो, जब प्लस क्यू की होंगी तब क्या हो जाएगा आपका, ई बराबर 1.2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो जाएगा, ठीक है। और जब ये दोनों माइनस क्यू की हो, जब ये दोनों माइनस की हो, यानी माइनस क्यू आवेश इन पर हो, तब ये कितना हो जाएगा, ई बराबर 1.2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आपका हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, बहुत आराम से मैंने समझाई है, ठीक है। एक बार दोबारा समझा दे रहा हूँ, कोई अचालक प्लेट है, ठीक है, जिसपे प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, और मुझे पी पॉइंट, आपका जो ओ पॉइंट है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इसके लिए मुझे क्या करना है कि मैंने अचालक जो प्लेट ली थी उसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बाहर की तरफ होगी और उतनी ही वो पीछे की होगी, एक समान रूप से वितरित है तो उतनी पीछे की होगी, इसलिए मैंने ओ डैश को यहाँ पे माना था, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी और पीछे की ओर भी होगी,
तो यहाँ से ये कितनी दूरी पर है, यानी जो हमारा r दूरी पर पॉइंट था, ठीक है। तो फाई ईडीए प्लस ईडीए दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, दोनों को जोड़ दिया तो ईडीए टू ईडीए हो गया आपका फाई ई का मान। लेकिन 90 अंश मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ऐसे प्लेट को मानता, प्लेट तो आपकी ऐसे है और कोई मान लीजिए मैं आपका गॉसियन पृष्ठ की ऐसे कल्पना करता तो वहाँ पे वो नहीं होता, ठीक है। 90 जो आपका अविलंब और कैसा हो जाता है, यहाँ पे ये 90 अंश का एंगल बना जाती है, जो कि संभव है, यानी 0 हो जाता है, ठीक है। तब गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब मैंने क्या किया, क्यू ई का मान ये रखा है, फाई ई का मान ये रखा है और क्यू का मान यहाँ से रख दिया, ठीक है। तो 2 ई डी ए बराबर सिग्मा ए बट्टे एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब ई बराबर निकालना है, इसके जो बाद में ई डी ए के मैंने जगह पर ए रख लिया है, प्लेट का क्षेत्रफल रख लिया है, ठीक है। तो ए से ए कैंसिल हो गया, ई बराबर सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0। जब दोनों प्लेटों को आपस में जोड़ते हैं, यानी दो प्लेट, अभी तो एक प्लेट का निकाला था, अब दो प्लेट अगर लेता हूँ, अगर वो दोनों पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित होगा तो क्या है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और अगर जब ये माइनस क्यू की है, यानी माइनस क्यू आवेश है इन दोनों पर, तो क्या होगा, ई बराबर 1.2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आपका हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आपके आई होगी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर वैद्युत बल, ठीक है। द्विध्रुव मैंने आपको बताया था कि अल्प दूरी पर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश कैसे हो, अल्प दूरी 2l पर स्थित हो, तो वहां पे आपका वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, ठीक है। वो क्या बनाते हैं, आपका वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ, P बराबर 2QL, ठीक है। 2QL आपका होता है, तो द्विध्रुव क्या होता है आपका 2। देखो मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, कोई वैद्युत क्षेत्र है, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है जो एक माइनस क्यू है और इधर आपका प्लस क्यू है, ठीक है। इधर माइनस क्यू और उधर, तो जो इस पर जो बल लगेगा F1 वो कितना हो जाएगा, क्यू ई, वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर कोई है, तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई। और जो द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है, 2l होती है। लेकिन यहाँ जो माइनस की वजह से जो इधर जो बल लगेगा F2 वो आपका इधर को लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो दिशा होगी आपकी क्यू ई वो माइनस की होगी, ठीक है। तो दिशा कैसी हो जाएगी, यहाँ पे माइनस की हो जाएगी। तब दोनों का परिणामी बल क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2। F1 कितना है आपका, क्यू ई है, ठीक है। F1 कितना है, क्यू है, और माइनस F2 का मान कितना है, माइनस क्यू ई। दोनों कट जाएंगे, यानी जो वैद्युत वैद्युत क्षेत्र में होता है तो वहां पर उसका नेट आवेश जो होता है वो आपका शून्य होता है, या मैं कहूँ परिणामी बल जो होता है वो शून्य होता है। अब देखो द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कैसे लगता है, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, बल आघूर्ण बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे ये लास्ट है, ठीक है। बल आघूर्ण, देखो बल क्या होता है, जब हम किसी चीज को खींचते हैं, और आघूर्ण क्या होता है कि एक ही पॉइंट में, यानी मैं अगर बचपन में आपने देखा होगा ऐसे करके ऊपर घुमाते हैं ना डोरे में बांधकर, तो वो आपका क्या होता है, बल तो लग रहा है, लेकिन वो बल उसको एक ही रास्ते पर बार बार घुमा रहा है, एक ही रास्ते पर उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो वहां आपका बल आघूर्ण होता है, ठीक है। तो वहां क्या होता है, बल आघूर्ण होता है, जिसको हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से प्रदर्शित करते हैं, यानी टाउ बराबर बल आघूर्ण आपका होता है। तो देखो बल आघूर्ण, देखो द्विध्रुव पर कार्यरत बल F1 और Ft, द्विध्रुव पर कार्यरत बल
F1 व Ft परिणाम में बराबर तथा दिशा में विपरीत हैं। परिणाम में तो बराबर हैं भैया, दोनों पर आवेश कितना है, Q Q। दोनों परिणाम में कैसे हैं, ये बराबर हैं, लेकिन विपरीत प्रकृति के हैं, यानी ये माइनस का है और ये प्लस का है, ठीक है, तो दिशा में विपरीत है। तब इनकी क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होंगी, यानी जो इसकी क्रिया रेखा है वो भी भिन्न भिन्न होंगी। क्रिया रेखा का मतलब ये जो आपका जो वैद्युत द्विध्रुव है, ये इधर को खींचेगा और ये इधर को खींचेगा, यानी इसको एक संतुलन की अवस्था में लाने का प्रयास करेंगे। अभी ये ऐसे रखा है, एक तो इधर से खींच रहा है नीचे को और एक इधर से खींच रहा है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी क्रिया रेखा कैसी है, तब भिन्न भिन्न है, तब ये दोनों बल मिलकर एक बल आघूर्ण बनाते हैं जो द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा, ठीक है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया। अब ये ऐसे रखा है, एक बल F इस पे इधर को लग रहा है और एक F इधर को लग रहा है, तो दोनों खींचेंगे तो ये कैसे रहेगा, ऐसे सीधी रेखा में आ जाएगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में दिशा में लाने का प्रयास करते हैं, तब इससे तब आते हैं टाउ बराबर। टाउ का मतलब क्या होता है, एक यहाँ लिख दे रहा हूँ, टाउ बराबर एक बल का, या मैं मान सकता हूँ बल, सिंपली बल लिखता हूँ, इनटू दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी। तो बल कितना है, Q है, बल कितना है आपका, E है, बल कितना है, मैं इसको ले रहा हूँ, तो बल कितना है आपका, QE है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2L है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है आपकी, 2L है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2L है। अब देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा जो होता है लंब बट्टे कर्ण होता है आपका। साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो ये क्या, इसकी ये जो अब तक हम इसमें कॉस ले रहे थे, ठीक है, क्योंकि वहां पे आधार और लंब में संपर्क दे रखा था, आधार और कर्ण में रिलेशन दे रखा था, लेकिन यहाँ 2L दे रखा है और ये वाली रेखा कम हो रही है, आधार पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीधा आके यहाँ पे रह जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे साइन लेंगे, तो 2L साइन थीटा, QE इंटू 2L साइन थीटा, ठीक है। बट मैंने एक चीज देखी है, देखो टाउ बराबर 2LQE साइन थीटा। मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि P बराबर क्या होता है, 2QL का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ये मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, ये पिछली वीडियो में बताया। तो मैं यहाँ पे क्या P रख सकता हूँ, टाउ बराबर PE साइन थीटा, ठीक है। जब थीटा बराबर 90 अंश होगा, जब थीटा बराबर कितना होगा, 90 अंश होगा, जब थीटा बराबर 90 अंश होगा, यानी अभी मान लीजिए अभी है ये 90 अंश है, थीटा बराबर कितना है, 90 अंश है, तब आपका क्या हो जाएगा, 90 अंश यानी साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है आपका, 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो टाउ बराबर पी ई, या मैं बोल सकता हूँ पी टाउ यहाँ पे मैक्सिमम होगा, यानी अधिकतम होगा। लेकिन जब थीटा बराबर 0 हो जाए, थीटा बराबर 0 हो जाए, यानी ये जो अभी ऐसे रखा है और बल लगने के बाद ये आपका वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाए, मान लीजिए मैंने ये 2L का आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मान लिया है, अभी ये ऐसे है, तो टाउ बराबर मैक्सिमम होगा, यानी अधिकतम होगा, यहाँ पे कितना होगा, अधिकतम होगा, ठीक है। लेकिन जब ये वैद्युत बल जो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत आ जाएगा, तब कितना होगा, यानी थीटा बराबर 0 मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, टाउ बराबर PE साइन 0 अंश, और साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। दो स्थितियां यहाँ से प्राप्त
हो गई। ये आपके न्यूमेरिकल हम बहुत हेल्प देने वाले हैं, ठीक है, और इनकी परिभाषाएं भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। अब इसे में यही रखते हैं, यदि संतुलन के बाद हम द्विध्रुव को और अधिक, यानी चलो आगे समझाता हूँ। स्थितिज ऊर्जा और है इसमें एक, बस थोड़ा सा टॉपिक रह गया स्थितिज ऊर्जा का। चलो, तो स्थितिज ऊर्जा इसकी कितनी होती है, W बराबर PE नहीं, स्थितिज ऊर्जा जो होती है आपकी माइनस PE cos थीटा आपकी होती है। स्थितिज ऊर्जा का 1-2 न्यूमेरिकल मिलता है, ठीक है, और इसमें कार्य कितना होता है, यानी इसे घुमाने में जो कार्य होगा वो कितना होता है आपका PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये आपका कार्य होता है और ये आपकी ऊर्जा होती है। उम्मीद करता हूँ मैंने जो आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया है पूरा 5 लेक्चर में आपको पढ़ाया है, ठीक है। अब इसके कल से मैं आपको इसके न्यूमेरिकल बताऊंगा, तो चलिए बंद करते हैं यहीं पे, कल देखते हैं न्यूमेरिकल।